करते हैं क्या पढ़ा था कल? कल अपन ने पढ़ा था बिजनेस पॉलिसी। सबको मेरे साथ बोलना है। बिजनेस पॉलिसी कब ओरिजिनेट हुआ? 1911। और 69 में क्या हुआ था? Business policy is the set of rules and responsibility of management for those functions. Functions मतलब Then business policy defines the scope, लो लेवल कितने डिसीजंस खुद ले सकता है। हर चीज के लिए उसको टॉप लेवल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। देन बिजनेस पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट, ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। जो नहीं बोल रहे हैं ना महारथी, कुछ ऐसे हैं जो लिप सिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मैं सुन लूंगी। एटलीस्ट आता नहीं है तो गल 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 कुछ भी ऐसे लिप सिंग कि मैडम को लगे हमें सब आता है, ऐसा बोलो करो। चलो हाँ जी, बिजनेस पॉलिसी एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज में भी हेल्प करता है ताकि हम हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। वेरी गुड। मैनेजमेंट मतलब दो सेंसेस में बताया। पहला सेंस ग्रुप ऑफ पीपल्स, उसको नीचे करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव या पर्पसफुल बनाते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज लाइक मैन, मशीन, मटेरियल, पावर एक्सेट्रा। देन सर्वाइवल और सक्सेस डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस लाइक प्लानिंग, प्लानिंग मतलब फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना, फिर रिसोर्सेज को एक्वायर करना, फिर एलोकेट करना, फिर कंट्रोल लगाना, ये चेक करना कि जो हमने सोचा था वो हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इधर बॉयज को कोई मतलब नहीं है, क्या गाँव कार्य चल रही है, सिर्फ गर्ल्स को। चलो गर्ल्स, इस बार गर्ल्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ बॉयज बोलेंगे, एक भी गर्ल नहीं बोलेगी, ठीक है? हाँ जी, आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगी आपके साथ। हाँ जी, आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जो डायरेक्ट करते हैं लोगों को किस तरीके से काम करना है। और क्या था? हो गया कैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें, थ्रेट्स को कम करें, स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करें। और वेरी गुड। देन व्हाट इज स्ट्रैटेजी? पहले आप एनालाइज करते हो सिचुएशन को, फिर प्लान करते हो, फिर इम्प्लीमेंट कर देते हो। पॉलिसी और स्ट्रैटेजी आर द इंटररिलेटेड। पॉलिसी बताएगा क्या करना है, स्ट्रैटेजी बताएगा वेरी गुड। इतना जोश मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा थ्रू आउट दी सेशन बनाकर रखना तो मजा आएगा। हाँ जी, strategy is no substitute for the sound, alert and responsible management। क्यों? क्योंकि strategy कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, flawless नहीं हो सकती, optimal नहीं हो सकती, pragmatic nature की होती है। Then strategy तीनों levels पे बनाई जाती है, corporate, and strategy is a combination of प्रोएक्टिव का मतलब
बोलना, बोलो प्रोएक्टिव मतलब इनिशियल स्टेप, रिएक्टिव मतलब कॉम्पिटिटिव रिएक्शन करना, तो रिस्क भी कम और रिवॉर्ड्स भी कम। वेरी गुड बच्चों, यहाँ तक क्लियर है या कोई भी डाउट? देखो, कंपनी, एक्सपीरियंस, नो हाउ, रिसोर्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी, ये सब मिलकर हमारा एक्सपीरियंस, हमें क्या आता है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी कैपेबिलिटीज मिलकर एक तो हम प्लान्ड स्ट्रैटेजी, मतलब हम इनिशिएटिव लेते हैं किसी चीज़ के लिए, और एक रिएक्टिव, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देखकर हम रिएक्शंस करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज और जो हमें नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, उससे आपकी एक्चुअल कंपनी की स्ट्रैटेजी बन जाती है। हाँ, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही स्ट्रैटेजी, यही तो पढ़ रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। किसी की कभी भी स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। पर आपको अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो सिर्फ रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, आपको कुछ एक्शंस प्रोएक्टिवली लेने पड़ेंगे, तभी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? और कुछ नहीं पढ़े आंटी? सच्ची में याद था या फिर ऐसे ही बोले थे? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हम मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों उसको किसी भी स्ट्रैटेजी को मैनेज करना पड़ता है, उसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला एम क्या है, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर से आउट मिन्योर परफॉर्म करना, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा मार्केट में परफॉर्म करने के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाते हो और उसको मैनेज करते हो। एंड जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसको आप बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें, इसीलिए भी आप स्ट्रैटेजी को मैनेज करते हो। तो आप स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हो या क्यों मैनेज करते हो, उसके दो ऑब्जेक्टिव्स, दो एम, दो गोल होते हैं। क्या क्या एम है कि एक तो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा हम मार्केट में परफॉर्म कर सकें। और सेकंड क्या है कि हम जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर सकें। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, यही डेफिनेशन थ्रू आउट दी एसएम काम आएगी। इस डेफिनेशन को अपन बहुत इलैबोरेट कर भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन बनाती है, फिर वो मिशन बनाती है, फिर वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है, इन सब का मतलब मैं पूछने वाली हूँ अभी, फिर वो स्ट्रैटेजी बनाती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और लास्ट में उन पे क्या किया जाता है, करेक्टिव एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। हाँ जी बच्चों, विजन मतलब रोड मैप। जैसे कि फ्लिपकार्ट का टू बिकम अमेज़न, ये विजन है, अब जो वो ले रहा है स्टेप, वो मिशन। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत दूर का आप सोचते हो, जैसे आपने 12th में हो तब सोच लिया कि मेरे पास घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आपका विजन है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे मंथली मेरी इतना पैसा मुझे चाहिए, वो मेरा विजन है। उसको पाने के लिए फिर आप मिशन बनाते हो। जैसे उसको पाने के लिए मैंने मिशन बनाया कि मैं सीए करूंगी तो मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी, इतना पैसा, इतना घर खरीद पाऊंगी। फिर मिशन को पाने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो। फिर आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि अगर मुझे सीए क्लियर करना है तो पहले मुझे फाउंडेशन क्लियर करना है, फिर इंटर, फिर फाइनल, वो भी मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, यहाँ से क्लियर करना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से आर्टिकलशिप करनी है, ये सब आप लोग अपना डिसाइड करते हो। फिर उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप क्या बनाते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हो कि फाउंडेशन में मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है, इंटर में मुझे इतने घंटे डिवोट करना है अपने आप को, मुझे इस तरीके से पढ़ना है, थ्योरी में फोकस ज़्यादा करना है या प्रैक्टिकल में फोकस ज़्यादा करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट वो स्ट्रैटेजी है। फिर उस स्ट्रैटेजी को आप इम्प्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। फिर उसके बाद आप करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करते हो। करेक्टिव, कई बार क्या होता है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो आपको करेक्शंस करने पड़ते हैं। जो मैंने सोचा ज़रूरी नहीं है वो चीज़ वैसी की वैसी चले, तो आपको सब चीज़ों में आप करेक्शंस कर सकते हो। विजन में भी आपको करेक्शंस करने हैं, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट आप कर सकते हो, मिशन में भी कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव में भी कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी में भी कर सकते हो, ये सब करेक्शंस करते रहते हो।
तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, विजन बनाया, फिर मिशन बनाया, फिर ऑब्जेक्टिव बनाया, फिर स्ट्रैटेजी बनाई, ये सारा प्रोसेस वन टाइम है या साइक्लिकल प्रोसेस है? साइक्लिकल, थ्रू आउट दी लाइफ, हमारी लाइफ, बिजनेस की लाइफ, थ्रू आउट दी लाइफ ये चीजें हमारी चलती रहती हैं। और थ्रू आउट दी लाइफ एनवायरनमेंट को देखते हुए, कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए हमें इन सब चीजों में करेक्शंस करना पड़ता है। इसे ही क्या कहा जाता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो यहाँ पे? विजन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रैटेजी, उसको इंप्लीमेंट, उसको एग्जीक्यूट करते हो, फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करते हो, चाहे विजन में, चाहे ऑब्जेक्टिव में, चाहे स्ट्रैटेजी में। और ये काम आप साइक्लिकल तरीके से करते रहते हो। क्लियर हो गया? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले क्या बनाते हो? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करते हो विजन में, मिशन में, ऑब्जेक्टिव में, स्ट्रैटेजी में, और ताकि ये चीजें हम जो चाह रहे हैं वो हम अचीव कर सकें। और ये काम जो है वो वन टाइम नहीं है, ये काम कैसा है? साइक्लिकल एक्टिविटी है। तो जब भी आप विजन बनाते हो, सबसे पहले आप विजन बनाते हो, फिर आप अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हो, एक्सटर्नल और इंटरनल, फिर आप स्ट्रैटेजी को बनाते हो, इंप्लीमेंट करते हो, इवैल्यूएट करते हो, फिर उसको कंट्रोल करते हो। ये सारे स्टेप्स होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विजन बनाते हैं, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट, स्ट्रैटेजी बनाते वक्त अपन ने यही देखा था कि हम पहले एनालिसिस ऑफ सिचुएशन करते हैं। तो सिचुएशन मतलब आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को आप एनालाइज करते हो, फिर स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो, फिर उस पर कंट्रोल लगाते हो। कंट्रोल मतलब करेक्टिव एडजस्टमेंट्स, जो भी चेंजेस करने, अगर मुझे लगता है कि ये चीज चेंजेस करनी चाहिए, चाहे वो विजन हो, चाहे वो मिशन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी, किसी में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप वो सारे चेंजेस कर देते हो। क्लियर? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब आप अपने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को देखते हो इन रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस के अकॉर्डिंग मेरे लिए मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट्स अवेलेबल हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का? ऑब्जेक्टिव क्यों करते हो? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए एंड एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? विजन बनाना, मिशन बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना, फिर स्ट्रैटेजी बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करना, चाहे विजन में, चाहे मिशन में, चाहे ऑब्जेक्टिव में, चाहे स्ट्रैटेजी में। और ये काम वन टाइम नहीं है, कैसा है? साइक्लिकल एक्टिविटीज होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस को क्या बोला जा सकता है? बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बोला जा सकता है। क्या क्या इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन देता है। अभी आप लोगों ने मुझे बताया विजन मतलब रोड मैप टू द कंपनी फ्यूचर, या आपका फ्यूचर का रोड मैप। तो विजन मुझे डायरेक्शन देगा कि मुझे अगर इतना पैसा कमाना है तो मुझे ये ऑब्जेक्टिव, ये मिशन को मुझे सेट करना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन देता है कि आपको आगे कैसे मूव करना है। यहाँ गोल्स और मिशन डिसाइड किए जाते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए आप रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो। रियलिस्टिक मतलब जो अचीवेबल ऑब्जेक्टिव हो, ऐसा ऑब्जेक्टिव आप खुद के लिए डिसाइड करते हो जो आप अचीव कर सकते हो। आप कभी भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं सोचते जो हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो हम विजन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमें डायरेक्शन देता है कि आगे आपको कैसे जाना है। यहाँ पे मिशंस और गोल्स डिसाइड किए जाते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए आप रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए डिसाइड करते हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा कि आप प्रोएक्टिव बनो, ना कि रिएक्टिव। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देखकर रिएक्शन मत दो, आप पहले से सिचुएशन को एनालाइज करो, एनवायरनमेंट को एनालाइज करो, फिर उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, डायनेमिज्म आ रहा है, उसके लिए आप पहले से अपने आप को तैयार रखो ताकि उसको आप बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सको। ना कि एनवायरनमेंट में चेंजेस अगर हो गए तो आप उससे वाइप आउट ना हो जाओ। जैसे कोविड आया,
तो जिन लोगों ने अपनी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना रखी होगी वो लोग ड्यूरिंग द कोविड भी सरवाइव कर गए, और जिन्होंने स्ट्रैटेजी नहीं बना रखी होगी वो कोविड के दौरान वाइप आउट हो गए। तो आप पहले से देखा, मैंने पहले से अनसर्टेनिटीज को एनालाइज किया कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में। अगर ये सिचुएशन आ गई तो मैंने मेरे पास सेविंग्स कर रखी हैं कि अगर कोविड आ गया, सब शटडाउन हो गया, तो मेरी सेविंग्स से मैंने 2 महीने 3 महीने 4 महीने निकाल लिया। पर जिन लोगों ने सेविंग्स नहीं कर रखी थी वो कोविड के दौरान क्या हो गए, वाइप आउट हो गए। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि आप प्रोएक्टिव बनो, ना कि रिएक्टिव। आप पहले से सिचुएशन को एनालाइज करो, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लो, ना कि सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनो। स्पेक्टेटर्स मतलब सिर्फ दूसरों को देखते रहना, वो मत करो। आप अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करो। आप एनवायरनमेंट में जो वेगरीज आ रही हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको आप बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करो, ना कि आप उससे वाइप आउट हो जाओ। क्लियर, समझ में आ रहा है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क देगा, जो भी आप बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं उनके लिए फ्रेमवर्क। डिसीजंस रिलेटेड टू बिजनेस, हम कौन सा बिजनेस करेंगे, होटल्स का करेंगे, किस किस चीज का बिजनेस होगा हमारा, होटल्स का, टोबैको का, स्टेशनरी का। उसमें हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। स्टेशनरी में मैं रजिस्टर्स बेचूंगी, मैं पेन बेचूंगी, मैं पेंसिल बेचूंगी। मार्केट, किस मार्केट को मुझे कवर करना है, सिर्फ झुंझुनू को, सिर्फ राजस्थान को, सिर्फ इंडिया को, या फिर आउटसाइड द इंडिया, या फिर सिर्फ किड्स को, सिर्फ गर्ल्स को, सिर्फ बॉयज को, क्या मार्केट आप कवर करोगे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप कौन सी काम में लोगे, मशीनरी वगैरह कौन सी काम में लोगे, कितना क्या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, या फिर एक स्ट्रक्चर हो सकता है जैसे अपन ने कल पढ़ा था आईटीसी कंपनी, उसके अलग अलग बिजनेसेस हैं, लाइक होटल का बिजनेस, टोबैको का बिजनेस और स्टेशनरी का बिजनेस। होटल में उसके खुद के मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन। टोबैको में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन। फिर मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग के लोग, फाइनेंस के अंदर फाइनेंस के लोग, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको फ्रेमवर्क देता है कि जो भी आप बिजनेस में डिसीजन लेते हैं उनके लिए फ्रेमवर्क। डिसीजंस रिलेटेड टू हम क्या क्या बिजनेस करेंगे, उसमें हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, कौन से मार्केट को हम सर्व करेंगे, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हम काम में लेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द क्रूशियल पॉइंट्स। जो डिफिकल्ट चीजें होती हैं उनके लिए हमें गाइडेंस मिल जाती है। अगर आप प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजी को मैनेज करके रखोगे तो आपको गाइडेंस मिल सकती है। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर को फेस करने में हेल्प करता है एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, रास्ता ढूंढने में हेल्प करेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताएगा कि ये अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आपके लिए अवेलेबल हैं और इनको आपको ग्रैब करने के ये तरीके हैं, ये वेज हैं, ये मीन्स हैं। आप सीए कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो। सीए करने के लिए आपके पास ये तरीके हैं, या तो सेल्फ स्टडी ले लो या किसी इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग ले लो। और एमबीए करने के भी कुछ अलग अलग तरीके हो सकते हैं, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, आर्टिकलशिप यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको फ्यूचर में आपको कैसे फेस करना है या पाथ फाइंडर, रास्ता ढूंढने में आपको हेल्प करता है। वो बताएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की मार्केट में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एंड उनको अपन कैसे, किन किन तरीकों से उनको अपन ग्रैब कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मतलब बड़ी बड़ी जो मिस्टेक आप कर सकते हो उनसे वो बचाने में आपको हेल्प करेगा। कैसे? अगर आप पहले से ही स्ट्रैटेजी बनाकर चलोगे, पहले से ही सिचुएशन को, फ्यूचर को समझने की कोशिश करोगे, तो अगर कहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, 1 CR का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और वहां आपको दिख रहा है 5 साल बाद वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, आपने पहले से अगर एनालाइज किया और पता चला 5 साल बाद उसमें सक्सेस नहीं है, तो आज आप उससे बच जाओगे, आप उसमें उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। आप कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, उसके लिए आप पहले से सिचुएशन को एनालाइज करते हो और आपको दिखता है अगर वो फेलियर होने वाला है तो आप उससे आज ही बच जाओगे, उतना मेजर इन्वेस्टमेंट से आप आज ही बच जाओगे। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है
वो आपको मिस्टेक्स और पिटफॉल्स से बचाता है। कॉस्टली मिस्टेक्स जो आप करते हो मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में, वो उससे आपको बचाता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस को इंक्रीज करता है। लॉन्जिटिविटी मतलब लाइफ ऑफ द बिजनेस को इंक्रीज करता है। मतलब ये कहता है कि जो बिजनेस है वो सिर्फ लक के बेसिस पे सरवाइव नहीं कर सकता। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग सरवाइव करना है तो सिर्फ लक के बेसिस पे आप कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। आप में कुछ क्वालिटी, कोई स्पेसिफिकेशन, कुछ फीचर आपके अंदर ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आप लॉन्ग लास्टिंग सरवाइव करो। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपन को वो जानने में हेल्प करेगा कि ऐसा कौन सा फीचर, ऐसी क्या चीज है कि अगर वो मैं इंप्लीमेंट करूं तो मैं लॉन्ग लास्टिंग सरवाइव कर जाऊंगी। सिर्फ लक के बेसिस पे अपन कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डेवलप करने में हेल्प करता है। कोर कॉम्पिटेंसी बच्चों, कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब यूनिक स्ट्रेंथ which should not be copied by others। ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता उसे कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैगी का कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? उसका मसाला। लोग नूडल सेम बना सकते हैं, शक्ल सेम दे सकते हैं, पैकेट की शक्ल एकदम सेम, सबको सेम आ सकता है, पर जो फ्लेवर है उसके मसाले में, वो इंग्रेडिएंट्स कभी भी किसी के सेम नहीं हो सकते। तो वो उसकी क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। वो उसकी यूनिक स्ट्रेंथ है जो कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता, और उसी की वजह से उसको क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पा रहा है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने में हेल्प करता है। तो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंसेस पढ़ लिए, रिवाइज करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या देता है? डायरेक्शन देता है, गिव्स द डायरेक्शन कि आगे आपको कैसे मूव करना है। यहाँ पे बताया जाता है ये विजन है, ये मिशन है, उसके अंदर रहते हुए आपके रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ताकि आप अपने विजन और मिशन को अचीव कर सके। सेकंड क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा कि टू बी प्रोएक्टिव ना कि रिएक्टिव। आप सिचुएशन को एनालाइज कर फिर एक्शन लो, ना कि सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनो। आप अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करो, ना कि जो एनवायरनमेंट में टर्बुलेंस और अनसर्टेनिटीज आ रही है उससे वाइप आउट नहीं होना है। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क देता है फॉर द मेजर डिसीजंस। डिसीजन किन किन चीजों से रिलेटेड लेता है बच्चों? बिजनेस, मार्केट, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर। एंड ये गाइड करेगा, जो भी हमारे क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं उनके लिए हमें गाइड करता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फ्यूचर को फेस करना और एक्ट एज अ पाथ फाइंडर। ये बताएगा क्या क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और उनको आप कैसे कैसे ग्रैब कर सकते हो। सेकंड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको मिस्टेक्स और पिटफॉल से बचाता है। जो आप कॉस्टली मिस्टेक्स, कॉस्टली इन्वेस्टमेंट्स नहीं करोगे उनसे ये आपको पहले से प्रोटेक्ट कर देगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस की लॉन्जिटिविटी, लाइफ को इंक्रीज करता है कि आपके पास रीजन है इसलिए आप स्टैंड आउट कर रहे हो, आप सिर्फ लक के बेसिस पे सरवाइव नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने में हेल्प करता है। एक बार सब लोग वापस मेरे साथ बोलो पॉइंट्स, ठीक है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स द डायरेक्शन, मतलब विजन मिशन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। सेकंड, प्रोएक्टिव ना कि रिएक्टिव। आप अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करो, खुद अपना कंट्रोल करो, आप स्पेक्टेटर्स मत बनो, आप अनसर्टेनिटी से वाइप आउट मत हो। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क फॉर द ऑल मेजर डिसीजंस लाइक बिजनेस, मार्केट, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, मतलब गाइडेंस देता है ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी उसके क्रूशियल पॉइंट्स हैं उनके लिए वो गाइड करता है। नेक्स्ट, एक्ट एज अ पाथ फाइंडर एंड फेस द फ्यूचर, मतलब ये हमें अपॉर्चुनिटीज बताएगा क्या क्या अवेलेबल है, कैसे उनको ग्रैब कर सकते हैं। देन कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स, कॉस्टली मिस्टेक से हमें बचाएगा।
देन इंक्रीज द लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस, कि आपके पास रीजन है इसलिए आप सर्वाइव कर रहे हो, सिर्फ लक के बेसिस पे आप सर्वाइव नहीं करोगे। देन कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डेवलप करने में हेल्प करता है ताकि हम कंपटीशन से फाइट कर सकें। बच्चों एक बार हेडिंग बोलो, गिव्स अ डायरेक्शन, फिर प्रोएक्टिव ना कि रिएक्टिव, फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजन, फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स, longevity of the business, core competency and competitive advantage. Then demerits, limitations of strategic management. अगर किसी चीज की अच्छी चीजें होती हैं तो उसकी बुराइयां भी होती हैं, एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, इंपॉर्टेंस है तो लिमिटेशंस भी होगा। हमारा बिजनेस बच्चों एनवायरनमेंट में वर्क करता है, एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत टर्बुलेंट, बहुत डायनामिक, बहुत अनसर्टेन है। आप कितना भी एग्जैक्ट बना लो, आपकी कभी भी स्ट्रैटेजी एग्जैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एनवायरनमेंट में सप्लायर्स, गवर्नमेंट, इन सब की रिक्वायरमेंट्स कब क्या कैसे चेंज हो जाए आपको कुछ भी नहीं पता। तो आप कितनी भी बेटर से बेटर स्ट्रैटेजी बना लो, कभी भी वो एग्जैक्टली वैसे काम नहीं कर सकती जैसा आपने सोचा होगा। क्यों? क्योंकि आप एनवायरनमेंट में काम करते हैं, एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट है। एग्जाम्पल है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उन्होंने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई कि इस बार तो हम टीम वर्क का बेनिफिट उठाएंगे ही उठाएंगे, और एकदम से क्या आ गया, कोविड आ गया, पैंडेमिक आ गया और शटडाउन हो गया, तो सब खत्म हो गया उनका। तो कितनी भी बेस्ट स्ट्रैटेजी बना ली वो उसको कवर नहीं कर पाए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत समय लगता है स्ट्रैटेजी को बनाने में। पहले उसको बनाओ, फिर लोगों को समझाओ, इसमें आपका जो डे टू डे काम है वो बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते हो, टाइम टेबल बनाया, आज एक टाइम टेबल बनाया, फिर वो कल फॉलो नहीं हुआ, कल दोबारा टाइम टेबल बनाया, फिर आप ये सोचते हो अरे कैसा बनाए, किस टाइम किस सब्जेक्ट को पढ़े, सुबह पढ़े, रात को पढ़े, इतने घंटे पढ़े, इतने घंटे, ये बनाते बनाते इतना थक जाते हो कि जब एक्चुअल पढ़ने का टाइम आता है तब तक बत्ती गुल, बस पढ़ते ही नहीं है। फिर हम थक चुके होते हैं उन चीजों को करते करते। तो हम स्ट्रैटेजीज बनाते बनाते इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो कई बार हम थक चुके होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि वही स्ट्रैटेजी बनाकर देगा, फिर लोगों को कम्युनिकेट करना कि आपको इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जो स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास फंड्स लिमिटेड होते हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस होता है। आजकल सब लोग स्ट्रैटेजी बनाकर ही काम करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी बनाकर ही काम करी। तो मेरी स्ट्रैटेजी पे कॉम्पिटिटर कैसा रिस्पॉन्ड करेगा उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या पता मेरी स्ट्रैटेजी की प्राइस कम कर दी मैंने तो कॉम्पिटिटर ने और प्राइस कम कर दी, मैंने प्राइस बढ़ा दी, कॉम्पिटिटर ने प्राइस नहीं बढ़ाई, या कुछ भी, वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है। तो वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मार्केट उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि हर जना यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाकर ही काम कर रहा है। तो क्या क्या इसके लिमिटेशंस पढ़ लिए। पहला, एनवायरनमेंट डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, अनसर्टेन है, कितना भी कोशिश कर लो एग्जैक्ट आप वो नहीं हो सकता जो आप सोचते हो। देन टाइम कंज्यूमिंग, बनाना समझाना लोगों को, उसमें इतना समय खर्च हो जाता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम होता है तो वो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर कॉस्टली, क्योंकि उसमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ फंड्स लिमिटेड होते हैं, वहाँ उनके लिए थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। और आजकल सब लोग स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं, तो मेरी स्ट्रैटेजी पे कॉम्पिटिटर कैसा रिस्पॉन्ड करेगा वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्लियर बच्चों? इंपॉर्टेंस दोबारा रिवाइज करते हैं बिना देखे, बुक्स में मत देखना कोई भी, मैं हूं ना बुक में अपना बोलूंगी, ठीक है? हाँ जी बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला, डायरेक्शन, विजन मिशन बनाया जाता है और उसको ध्यान में रखते हुए आप रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो ताकि वो विजन आप अचीव कर सको। सेकेंड, प्रोएक्टिव बनो ना कि रिएक्टिव, सिचुएशंस को एनालाइज कर फिर एक्शंस लो ताकि आप अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर सको, ना कि सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनो। एनवायरनमेंट में जो वेगरीज आ रही है उसको अपन बेटर तरीके से हैंडल कर सके, ना कि उससे वाइप आउट हो जाए।
Then framework for all the major decisions related to मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड वो गाइड भी करता है जो क्रूशियल पॉइंट्स उनके लिए, वो गाइड भी करता है. देन पाथफाइंडर, फेस द फ्यूचर, वो बताएगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, बोलो अंदर का भी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और उसको कैसे ग्रैब करना है, क्या मेथड्स और क्या मीन्स होंगे. नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल, कॉस्टली मिस्टेक से बचाता है वो हमें. देन इंक्रीज द लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस, कि आप सिर्फ लक के बेसिस पे सर्वाइव नहीं करेंगे, कोई रीजन होना चाहिए जिसके लिए आप फ्यूचर तक सर्वाइव कर रहे हैं. एंड बिल्ड द कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि अपन कंपटीशन को बीट कर सकें. लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, पहला एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स, टर्बुलेंट, डायनामिक, अनसर्टेन, तो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी कभी नहीं बन सकती. सेकंड टाइम कंज्यूमिंग, बनाना, लोगों को समझाने में समय इतना खर्च होता है कि इम्प्लीमेंटेशन का टाइम पे ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता. थर्ड कॉस्टली प्रोसेस है, स्मॉल और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्टली है. फोर्थ उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि कॉम्पिटिटर कैसा क्या रिएक्शन देगा. ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन. ये मैं कल थोड़ा बहुत पढ़ा चुकी हूँ आपको. 3 लेवल्स होते हैं, कौन से कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल. कॉर्पोरेट लेवल पे बच्चों कौन है? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा. बिजनेस लेवल पे अगर मैं बात करूं आईटीसी कंपनी की, तो आईटीसी कंपनी में एक तो होटल्स का बिजनेस, एक स्टेशनरी का बिजनेस और एक टोबैको का बिजनेस. होटल्स के अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट. आपका स्टेशनरी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट. टोबैको का प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर. जो आईटीसी में सीईओ होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो कौन से लेवल पे आ जाएंगे? कॉर्पोरेट लेवल. आईटीसी के जो बिजनेस के मैनेजर्स हैं वो कौन से लेवल पे आ जाएंगे? आपके बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल. और जो इसके फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, वो कौन से लेवल पे आ जाएगा? आपका फंक्शनल लेवल पे आ जाएगा. ठीक है. हाँ जी. कॉर्पोरेट लेवल पे कौन होते हैं? सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टाफ. उनका काम क्या होता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेना. यहाँ पे वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे. मतलब आईटीसी का जो सीईओ होगा वो आईटीसी के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा. उसके अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं सबके लिए वो स्ट्रैटेजी बनाएगा. उनका रोल क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ का रोल, उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? मिशन बनाना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ये डिसाइड करना हम क्या क्या बिजनेस करेंगे. होटल्स का करेंगे, स्टेशनरी का करेंगे, टोबैको का करेंगे. तो ये डिसाइड कौन करेगा कि हमारा क्या बिजनेस होना चाहिए? टॉप लेवल या कॉर्पोरेट लेवल. किस बिजनेस को कितनी रिसोर्सेज देनी है. लाइक होटल्स में 5 CR का इन्वेस्टमेंट करना है, स्टेशनरी में 1 CR का इन्वेस्टमेंट करना है. तो किस बिजनेस को कितना रिसोर्स एलोकेट करना है ये भी कौन डिसाइड करेगा? आपका कॉर्पोरेट लेवल या टॉप लेवल. एंड स्ट्रैटेजीज बनाना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लीडरशिप प्रोवाइड करवाना फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या क्या रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ के? क्या रोल्स होते हैं बच्चों? 5 रोल होते हैं. पहला मिशन बनाना, फिर क्या बिजनेस हम करेंगे वो डिसाइड करना, हर बिजनेस में कितनी रिसोर्सेज एलोकेट होंगी वो, फिर स्ट्रैटेजीज बनाना एंड लीडरशिप प्रोवाइड करवाना. वापस बोलो क्या 5 रोल होते हैं? मिशन, बिजनेस, रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रैटेजीज, लीडरशिप. वापस बोलो 5 रोल. मिशन, बिजनेस, रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रैटेजीज, लीडरशिप. वापस बोलो एक बार, खुद बोलो. पांच रोल है, बोल पा रहे हो? तो सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ये 5 रोल होते हैं. समझ में आ गया? कॉर्पोरेट लेवल. देन बिजनेस लेवल मतलब जो हमारा वो वाला लेवल था, कौन सा वाला? होटल्स वाला,
टोबैको वाला और स्टेशनरी वाला, इस लेवल को क्या कहा गया है? बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल को ही डिविजनल या एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट भी कहा जाता है। ये अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन है जिसके खुद के अपने फंक्शंस हैं, फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एक्सेट्रा। होटल्स के, टोबैको के अपने डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। स्टेशनरी के अपने डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। यहाँ पे जो इसका हेड होगा उसका नाम क्या है? जनरल मैनेजर। होटल पे जो हेड होगा उसका नाम जनरल मैनेजर। टोबैको का हेड का नाम जनरल मैनेजर। उस जनरल मैनेजर का काम क्या होता है? जो टॉप लेवल ने जो उसको स्ट्रैटेजी बनाकर दी है उसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या करना? ट्रांसलेट करना। टॉप लेवल ने कोई स्ट्रैटेजी बनाई कि आईटीसी की ये स्ट्रैटेजी है, अब होटल वाला जनरल मैनेजर उसको होटल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेगा, टोबैको वाला जनरल मैनेजर उसको टोबैको के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेगा। यहाँ पे जो कॉर्पोरेट लेवल होते हैं वो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जबकि बिजनेस लेवल जो होते हैं वो अपने बिजनेस के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। आ गया समझ में बच्चों? क्या होते हैं बिजनेस लेवल? क्या होते हैं? सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन है जिसके खुद के अपने फंक्शंस हैं। कौन से? मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा, एचआर एक्सेट्रा। इसका जो हेड है उसका नाम क्या है? जनरल मैनेजर। उसका काम क्या है? टॉप लेवल ने जो स्ट्रैटेजी बनाकर दी उसको ट्रांसलेट करना। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, जबकि जनरल लेवल मैनेजर सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाकर देगा। लास्ट आ गए आपके फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल्स कौन से हुए? जो आपके डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, वो कौन सा लेवल आ गया आपका? फंक्शनल लेवल। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है बच्चों, वो किसके लिए जिम्मेदार है? सिर्फ प्रोडक्शन के काम के लिए। मार्केटिंग मैनेजर किसके लिए जिम्मेदार है? सिर्फ मार्केटिंग के काम के लिए, बाकी उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते पूरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस के लिए, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। फंक्शनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उनके डिपार्टमेंट तक की होती है, जबकि जनरल मैनेजर की जिम्मेदारी, बच्चे जनरल मैनेजर होटल का मैनेजर, होटल का हेड, उसकी जिम्मेदारी पूरे बिजनेस की होगी, सारे डिपार्टमेंट्स की, जबकि जो फंक्शनल मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मार्केटिंग की और किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो लोग उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते। देखो, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट बनाता कौन है? या तो कॉर्पोरेट लेवल बनाएगा या बिजनेस लेवल। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी बनाएगा नहीं, वो सिर्फ इंप्लीमेंट करेगा। फंक्शनल लेवल क्या करता है? उसको सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट करता है। तो जब ये दोनों स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो इनको अकेले अकेले बना लेनी चाहिए या साथ में फंक्शन वाले को इन्वॉल्व करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि यही तो बंदा है जो एक्चुअल लोगों से इंटरेक्ट करता है। मार्केटिंग वाला बंदा एक्चुअल कस्टमर्स से मिलता है, उसको पता है एक्चुअली कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। तो अगर कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते टाइम फंक्शनल वाले को साथ में जोड़ लेंगे तो वो स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी बन पाएगी। आ गया समझ में? तो फंक्शनल लेवल में अपन ने क्या पढ़ा? जो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ये जो फंक्शनल मैनेजर ये सिर्फ खुद के डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होता कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। जब भी कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल अपनी स्ट्रैटेजी बनाए तो हमेशा बनाते हो किसको साथ में रखना चाहिए? फंक्शनल को। क्यों?
क्योंकि वो लोग ही होते हैं जो एक्चुअली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप ज्यादा रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी, ज्यादा अटेनेबल स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। तो ये 3 लेवल्स होते हैं, कौन से पढ़ लिए बच्चों? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तीनों लेवल के। रिस्क सबसे ज्यादा किसको? फिर बिजनेस को मॉडरेट, फंक्शन को बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। कॉस्ट सबसे ज्यादा कहाँ लगती है? कॉर्पोरेट, फिर यहाँ मीडियम, यहाँ लो। टाइम कॉर्पोरेट बहुत लंबे समय के लिए सोचता है, 5 साल 10 साल के लिए, ये मीडियम रेंज के लिए और ये लो रेंज के लिए। प्रॉफिट सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट को, इसको मीडियम और इसको लो। मैनेजमेंट यहाँ सिर्फ टॉप लेवल इन्वॉल्व होते हैं, मीडियम टू टॉप, और यहाँ पे मीडियम लोग इन्वॉल्व होते हैं। काम क्या करते हैं? कॉर्पोरेट लेवल सिर्फ प्लानिंग करेगा, बिजनेस लेवल प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूट भी करेगा, फंक्शनल लेवल सिर्फ ऑपरेशनल मतलब एग्जीक्यूशन का काम करेगा, वो प्लानिंग नहीं करेगा। तो बच्चों ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि कौन से लेवल्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चे 99% बच्चे मिस्टेक क्या कर जाते हैं? 3 लेवल्स डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल, जो पढ़ लिया अभी तक पैराग्राफ्स में वो एक्सप्लेन, पर ये टेबल आप भूल जाते हो। इसके इक्वल मार्क्स होते हैं। 2 तरीके हैं इस टेबल को लिखने के। पहला तरीका, तीनों पैराग्राफ लिख दिए, उसके बाद ये टेबल बना दी। दूसरा तरीका, जब मैं कॉर्पोरेट लिख रही हूँ तो वहां मैं सेंटेंसेस में लिख रही हूँ कि इन द कॉर्पोरेट लेवल यहाँ इनका रिस्क भी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा लगती है, इनको प्रॉफिट भी ज्यादा होती है, कॉस्ट भी ज्यादा लगता है, जो भी है आपका। तो ये पॉइंट्स को आप लाइन बना बना कर उन पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हो, और इन पॉइंट्स की आप टेबल बनाकर भी लिख सकते हो, बट ये टेबल बनानी ही बनानी है। वो अलग से कभी भी नहीं पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो जब भी आपसे स्ट्रैटेजिक लेवल्स पूछे जाए, हमेशा ये टेबल आपको बनानी ही बनानी है। ठीक है, यहाँ तक रिवाइज करें। आप काउंट कर रहे हो कितनी बार रिवीजन हो रहा है? याद हो रहा है? चलो ऐसा रिवीजन करते हैं आज। पहला पॉइंट फर्स्ट कॉलम, सेकंड पॉइंट सेकंड कॉलम, थर्ड पॉइंट थर्ड कॉलम। कॉलम की बात कर रही हूँ मैं, पूरे एक एक बंदे की नहीं बात कर रही। और प्लीज सबको सपोर्ट करना है, ठीक है? जिसकी भी वॉल्यूम कम रहेगी, कल तो पूछूंगी, कल तो दोनों दिन का पूछूंगी, आज का भी और कल का भी। आज नहीं सुनाना, नहीं सुनूंगी, कल पूछ लेंगे, इसमें क्या हो गया? आज तो पढ़ाए ही 2 पन्ने थे, कल तो क्या पूछती बताओ? थोड़ा सा मेरे पास हो तो सही सुनने का कंटेंट, कल सुनूंगी अच्छे से एकदम। अंदर का भी बोलना है, देखो सिर्फ हेडिंग्स नहीं, अंदर का एक्सप्लेनेशन भी, और बुक्स बंद, नोट्स बंद करके रिवाइज करेंगे हम हमेशा। हम कभी भी नोट्स खोल कर रिवाइज करेंगे ही नहीं। मैं हूं ना, सपोर्ट कर देंगे। चलो हाँ जी, यहाँ से शुरू करें या वहां से? या बीच वाले से? कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत इजी सा है। इधर से वेरी गुड, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ जी गर्ल्स, रेडी? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन हम शुरू से चले गए, शुरू में एकदम जो पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव, एक तो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब आउट मैन्योर, कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना। सेकंड, नहीं अपन ही बोलेंगे, अपन ही। सेकंड ऑब्जेक्टिव बच्चों, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है? हाँ जी, सेकंड रो, अरे नोट्स बंद, एग्जाम नहीं हो रहा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, फॉर्मिंग विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रैटेजी बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करना इन द विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी। और ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट इज अ साइक्लिकल एक्टिविटी। और था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट,
बच्चों और था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में, पहले विजन बनाते हैं, फिर एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, फिर स्ट्रैटेजी को बोलो फिर फॉर्मुलेट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मतलब करेक्टिव एडजस्टमेंट। वो नहीं बोले, हमसे दोबारा दूसरा पूछते हैं। चलो हाँ जी, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बच्चों बोलो। डायरेक्शन में वो विजन बताएगा, मिशन बताएगा और रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे ताकि हम विजन और मिशन को अचीव कर सके। ये पूरा जो बोलोगे ना उतना लिखोगे, इसलिए बोला करो पूरा। मैं हर 2 चैप्टर पूरा होते ही टेस्ट लूंगी बच्चों। एक एक का लूंगी। मैं बोलूं बच्चों, अपन 2-2 चैप्टर का टेस्ट रखेंगे, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, फिर 3 एंड 4, फिर 5 एंड 6, फिर 7 एंड 8, ठीक है? फिर पूरा एसएम का टेस्ट। तो आपके छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं एसएम में, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 1 तो हम आज ही खत्म कर लेंगे हमारा। मैं बोलूं मैं कितना आराम से पढ़ा रही हूँ, 4 बार तो रिवाइज करा चुकी। अरे मेरे कहने का मोटो ये है, सुन लो, काम आपके ही आएगा। आप जितना बोलोगे उतना याद होगा। अगर आप सिर्फ हेडिंग, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है क्योंकि बच्चे यही करते हैं, सिर्फ हेडिंग बोलोगे तो पेपर लिखते वक्त सिर्फ हेडिंग याद रह जाएगी और मैं पूरे पेपर में लिखूंगी अरे एक्सप्लेनेशन कहाँ गया, एक्सप्लेनेशन कहाँ गया, एक्सप्लेनेशन कहाँ गया। मैं मार्क्स काट लूंगी पूरे। हेडिंग के मैं बहुत कम नंबर देती हूँ, ठीक है? तो अगर आप अभी इन द क्लास मेरे साथ हेडिंग के साथ हिंदी, इंग्लिश, जो लैंग्वेज पसंद है वो लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन भी बोल दोगे तो आपके दिमाग में पूरा एक्सप्लेनेशन भी याद हो जाएगा। घर जाने के बाद एटलीस्ट 50% तो आपको यहाँ याद रहेगा, तो सिर्फ 50% ही और हमें रिवाइज करना पड़ेगा। बट हमारी आदत क्या, हम सिर्फ हेडिंग, गिव्स द डायरेक्शन, बाकी मैडम बोलेगी, मैडम का काम है, हमारा काम ही हमने बता दिया, गिव्स द डायरेक्शन, काम खत्म। नहीं, हमें पूरा बोलना है उसके अंदर क्या था क्या नहीं था। मैं हूं ना सपोर्ट करने के लिए, डरो मत। और कल सुनूंगी फिर सुनाना ही पड़ेगा पूरा। खड़ा करूंगी ना सपोर्ट, कितना बड़ा सपोर्ट है। चलो गिव द डायरेक्शन हो गया। हाँ जी, इधर वाली रो कॉलम फटाफट। प्रोएक्टिव बनो ना कि रिएक्टिव। आप सिचुएशन को एनालाइज करो, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लो। आप अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करो, ना कि सिर्फ स्पेक्टेटर्स बनो। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको आप बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड करो, ना कि उससे वाइप आउट हो जाओ। सिर्फ 2-4 लड़कियों ने बोला। हाँ जी, इधर नेक्स्ट framework for the major decisions related to business, product, market, manufacturing facility, investment, organization structure and guidance to the crucial points. Next बच्चों, face the future and act as a pathfinder. उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढो और उसको कैसे ग्रैब करोगे वो तरीके अपनाओ। अरे उनका रिवीजन मतलब सबका चल रहा है, सुनो सब याद करोगे। इधर बच्चों बोलो, कॉर्पोरेट डिफेंस
mechanism against mistakes and pitfalls. Avoid the costly mistakes in the products and the markets. Next बच्चों बोलो. Longevity of the business. कि आपके पास कोई रीजन होना चाहिए आप क्यों सरवाइव कर रहे हो. आप सिर्फ लक के बेसिस पे सरवाइव नहीं कर सकते. नेक्स्ट बोलो. कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने में हेल्प करता है. हाँ जी. लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. वेरी गुड. नेक्स्ट. टाइम कंज्यूमिंग. बनाया समझाया उसमें समय इतना खर्च हो गया कि इम्प्लीमेंट करते वक्त हम थक जाते हैं. नेक्स्ट. एक्सपर्ट चाहिए तो जो स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है. हाँ जी बच्चों. नेक्स्ट. डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द रिएक्शंस ऑफ द कॉम्पिटिटर क्योंकि सब लोग स्ट्रैटेजिकली बिहेव कर रहे हैं. देन कॉर्पोरेट लेवल. स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. पहला था कॉर्पोरेट. उसके हेड को कौन बोलते हैं? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. उसका काम क्या है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेना, स्ट्रैटेजी बनाना. 5 रोल. मिशन विजन बनाना, बिजनेस रिसोर्स एलोकेशन, strategies for the whole organization and provides a leadership. नेक्स्ट बच्चों. बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल. ये अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन है जिसके अंदर खुद के अपने फंक्शंस हैं. इसके हेड का नाम जनरल मैनेजर. उसका काम जो टॉप लेवल कॉर्पोरेट ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको ट्रांसलेट करेगा, अपने बिजनेस के लिए ट्रांसलेट करेगा. कॉर्पोरेट लेवल तो पूरे बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है और जनरल मैनेजर्स सिर्फ अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है. बच्चों नेक्स्ट. फंक्शनल लेवल. अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान देंगे, पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी उनकी नहीं है. पर जब कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाए तो उनको साथ में बनाना चाहिए क्योंकि वो लोग ही कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं तो वो आपको एक्चुअल आइडिया देंगे जिससे आप रियलिस्टिक और अटेनेबल स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे. रिस्क कहाँ ज्यादा बच्चों? कॉर्पोरेट सबसे ज्यादा, मीडियम बिजनेस में और लो फंक्शनल में. कॉस्ट बच्चों. टास्क प्लानिंग एंड ऑपरेशनल. और क्या था इसमें? मैनेजमेंट इन्वॉल्व. टॉप, मीडियम के टॉप और मीडियम लो. प्रॉफिट हाई, मीडियम लो. कॉस्ट हाई, मीडियम लो. क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. अरे मेरी 2 बजे तक की क्लास है. आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी. मैं रिवीजन आज ही करवाऊंगी पूरा, कल से आज. चलो मैम कल प्लीज मैम पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ेंगे. अभी नहीं होगा टेस्ट. अरे इतना जल्दी मत डरो. सेकंड चैप्टर बड़ा है, वो 5 दिन कम से कम लेगा तो 5-6 दिन बाद. पूरे एसएम में सबसे बड़ा चैप्टर सेकंड है. आने वाले चैप्टर्स आपके 2 चैप्टर्स मिलाकर 5 दिन हो जाएंगे. हर वीकली टेस्ट होगा. वीकली टेस्ट होगा. वीकली. अपन EIS पढ़ेंगे ना, वो 2 महीने लेगा. अरे वो 2-2.5 महीने लेगा.
मैं बोलूँ आप लोग जो ये सब कर रहे हो इससे आप अपना टाइम वेस्ट करो, मेरा नहीं। मुझे ये पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगी। 10 मिनट आपको ये हाउला करना है, कर लो, मैं 10 मिनट बाद पढ़ा दूंगी। मुझे आज ये टॉपिक पढ़ाना है, मैं पढ़ा के ही जाऊंगी क्लास से। अब आपका मन है तो अभी पढ़ लो, और 10 मिनट बाद पढ़ना है तो 10 मिनट। पढ़े हो गया 10 मिनट, चलो पढ़ो, फ्री हो जाओगे टाइम से बच्चों। हाँ जी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में अगर वो पूछेगा तो सीधे 6 मार्क्स का ये टॉपिक पूछता है, अगर पूछेगा तो। देखो, स्ट्रैटेजी बनाना सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, जबकि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उनको भी अपनी स्ट्रैटेजी को मैनेज करना पड़ता है। क्यों? कुछ बताओगे क्यों उनको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो स्ट्रैटेजी बनाएगा कि मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो, वो ये सोचकर स्ट्रैटेजी बनाएगा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए और बनाते हैं। क्यों? कहाँ से पैसा वो ले सकते हैं और जो पैसा है उसको बेटर तरीके से कैसे यूज में ले सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो इम्पोर्टेंट होता है। 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल मतलब जिनका एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, और नॉन कमर्शियल जिनका एम क्या होता है, सोशल सर्विस देना। बहुत सारी नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो, हाँ ICAI यहाँ लिख रखा है इन्होंने, तो ये नाम जरूर लिख कर आए हैं आप लोग एग्जाम में, ICAI। तो उनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका एम क्या है, लोगों को सर्विस देना, ज्ञान बांटना। नॉन कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक पर्टिकुलर ओनर ओन नहीं करता, मल्टीपल लोग उसको ओन करते हैं, तो सब लोग उसको यूज में लेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हमें एग्जाम्पल दिए हैं जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, फिर भी वो लोग स्ट्रैटेजी बनाकर काम करती हैं, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट IIT प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट। पब्लिक है या प्राइवेट? पब्लिक। बहुत मिनिमम फीस पे IITians आप इंजीनियरिंग कर लोगे, पर लोग बच्चे तरस जाते हैं IIT में एडमिशन लेने के लिए। क्यों? पढ़ाई नहीं है, बच्चे पढ़ाई करने के लिए तरस जाते हैं। एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट है, एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट है। मतलब बहुत सारी नॉन कमर्शियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो हायर एजुकेशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट काम में लेते हैं और प्राइवेट से अच्छा काम करते हैं। जैसे वो लोग क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम क्वालिटी इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। IIT है, वो अच्छी क्वालिटी के बच्चों को ही IIT के अंदर लेता है, तभी एंट्रेंस एग्जाम लेता है, वो भी डिफिकल्ट लेवल का एंट्रेंस, नहीं तो हर कोई उसमें एडमिशन ले ले, फिर वो कचरा बन जाए और फिर उसका कोई नाम नहीं हो। तो वो लोग क्वालिटी इनटेक पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसकी ये स्ट्रैटेजी है। एंड वो लोग फर्स्ट मूवर्स, ज्यादातर वो लोग फर्स्ट मूवर्स होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी वो लोग पहले सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स। तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो लोग भी स्ट्रैटेजी को मैनेज करेंगे, वो लोग भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लाइक एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि वो अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स को ही लेंगे एंड वो उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाएंगे ताकि वो प्राइवेट से ज्यादा अच्छा काम कर सके। नेक्स्ट है आपका मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। आजकल ज्यादातर हेल्थ केयर सेक्टर प्राइवेट हाथों में चला गया, पब्लिक हाथों में बहुत कम रह गया।
बट फिर भी सरकार जो है वो फ्री मेडिकल कैंप्स लगाती रहती है, नहीं लगाती रहती? हाँ, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका भी पूरा मेडिकल चेकअप हो सके। जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे मेडिकल सर्विसेज मिल सके। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लाइक फ्री कैंप्स लगाते हैं, डोर टू डोर सैंपल कलेक्ट होते हैं। इसमें से 1-2 नाम याद करने हैं, पूरे पूरे याद नहीं करने हैं। बहुत सारी वो लोग स्ट्रैटेजीज काम में ले सकते हैं लाइक बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है ये आपको बाद में समझ में आएगा। लाइक फ्री आउटस्टैंडिंग आउटपेशेंट सर्जरी सेंटर्स। आउटपेशेंट का मतलब होता है ओवरनाइट, कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको ओवरनाइट भी आप हॉस्पिटल्स में फ्री में रुक सकते हो, उसका भी आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। आपकी आउट पेशेंट सर्जरी, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है फिर आप ओवरनाइट स्टे कर रहे हो तो वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट या अफोर्डेबल प्राइस पे हो सकता है। तो इसमें से आप 1 या 2 नहीं 2 या 3 आप लोग स्ट्रैटेजीज याद कर लेना। तो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी स्ट्रैटेजी को मैनेज करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे मेडिकल सर्विसेज मिल सके। लास्ट है आपका गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट। जो सरकार है, सरकार किस चीज से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाती है कि जो टैक्स का पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको अपन को कैसे काम में लेना है, बेटर तरीके से कैसे काम में लेना है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रैटेजिस्ट होता है, जो बंदा स्ट्रैटेजी बना रहा है, वो कभी भी इतनी फ्रीडम से काम नहीं कर सकता जो पब्लिक सेक्टर में कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिशियंस का तुरंत प्रेशर बन जाता है। अगर उसने कोई सरकार का पैसा उसने सोचा यहाँ एलोकेट करना है तो पॉलिटिशियंस उसके ऊपर प्रेशर बनाते रहते हैं, और पॉलिटिक्स का तो जरा सा भी इशू हुआ तो तुरंत वो मीडिया पे पब्लिश हो जाता है। तो उसके पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं है जितनी प्राइवेट सेक्टर्स के पास ऑटोनॉमी होती है। फिर भी आजकल थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी जा रही है। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या होते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स ज्यादातर डाइवर्सिफाई भी नहीं करते अपने आप को अनरिलेटेड बिजनेस में। डाइवर्सिफाई का मतलब, अनरिलेटेड मतलब, देखो पहले मेरी शूज की दुकान थी, ठीक है, इसके साथ मैंने सोचा कुछ और नया भी करना है मुझे। अब वो नया जो है मैंने उसके साथ स्लीपर्स बेचना शुरू कर दिया, ये हो गया रिलेटेड, पुराने वाले से रिलेटेड। डाइवर्सिफाई मतलब अपने आप को और बढ़ा रहे हो, कुछ भी नया कर रहे हो। अब नया रिलेटेड भी हो सकता है। पहले शूज की दुकान थी, उसके साथ मैंने सोचा मैं मेरा एक रेस्टोरेंट भी ओपन कर दूं। ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कंप्लीटली अनरिलेटेड। तो ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर्स अनरिलेटेड बिजनेस में अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करती हैं और उनके पास कम फ्रीडम होती है, बट आजकल उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जा रही है। यही लाइनें इसमें लिखी हुई है। तो अपन ने 3 ऑर्गेनाइजेशंस अपन ने पढ़ ली जहां पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। लाइक एजुकेशन सेक्टर्स, वो लोग किस चीज से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स का इंटेक करना है और उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखानी है। सेकंड, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस किस चीज से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अफोर्डेबल प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट किस चीज से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाएगी कि टैक्स का पैसा आपको कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज करना है। तो एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आपको हमेशा ये तीनों लिख कर आना है, मेडिकल, एजुकेशन और गवर्नमेंट। कई बार वो नाम सिर्फ 2 दे देता है, गवर्नमेंट और मेडिकल, तो बच्चे गवर्नमेंट और मेडिकल एक्सप्लेन कर जाते हैं, एजुकेशन भूल जाते हैं तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो वो कुछ भी पूछे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा हमें ये तीनों लिखकर आने हैं। ठीक है, क्लियर? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। 2 दिन में कल अपन इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोग कल लर्न कर कर आए। कल मैं सुनूंगी क्लास में जो आज पढ़ा है, जो कल मतलब पूरा चैप्टर कल सुनूंगी, और कल से अपन अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे।